नमस्कार दोस्तों, फैबुलस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने गवर्नर के टॉपिक को देखेंगे, जो इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। गवर्नर ऑफ जो स्टेट का होता है, तो कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या उसके रोल्स होते हैं, इन सबको देखते हैं। चलिए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गवर्नर जो है वो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आपके 153 से लेके 167 में मिलता है, और पार्ट 6 में मेंशन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव होता है, वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव कौन कौन होता है? जो गवर्नर को मिला के बनता है। चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं आपके, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। देखिए दोस्तों, हमारे जो संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेम पैटर्न जो सेंटर पे बनाया है, जैसे प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसी तरह से गवर्नर और सीएम उसी के करीब करीब बनाया है। तो जैसे प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, नॉमिनल, रियल नहीं, रियल तो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरह से ये भी गवर्नर भी एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। रियल हेड आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं। अब गवर्नर ऑल्सो एक्ट एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बात पे कई बार द्वंद्व भी आता है कि वो एजेंट हैं कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो कार्य करते हैं, सेंटर की चीज़ों को ध्यान रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के कारणों को ध्यान रखते हुए कि स्टेट असेंबली जो है वो करे कि ना करे, और जिस तरह से वो लागू होता है, तो आप उसमें ऐसा लगता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए, इसमें खासकर इम्पोर्टेंट बात यह है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, उसके बाद सेम पर्सन को एक या दो से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। दे कैन बी, अकॉर्डिंग टू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। दूसरी बात ये क्या है कि गवर्नर इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है दोस्तों, देखिए, गवर्नर का इलेक्शन डायरेक्ट लोग नहीं करते, ये अपॉइंट होता है। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल क्या मतलब है? अगर आप प्रेसिडेंट को देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो प्रेसिडेंट को क्या है कि उनकी इलेक्शन से होती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सारे एमपीज मिलके वोट करते हैं, तब जाके चुनाव होता है आपके राष्ट्रपति का। लेकिन यहाँ गवर्नर को राष्ट्रपति का, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब राष्ट्रपति उनको वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और खुद के हाथ से सिग्नेचर होता है और वारंट, थप्पा लगता है। उसके बाद ये काफ़ी उच्च वाली लेवल का अपॉइंटमेंट होता है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। तो ये एक संवैधानिक ऑफिस है ये, और ये दिस इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट नहीं है, उसके अंदर नहीं आती। ये बात एजेंट की तरह काम करती है, पर उसके अंदर नहीं आती। चीज़ों को समझिए। और कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं लिखता कि एजेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी फंक्शन है इसलिए माना जाता है, लेकिन वो कभी सबऑर्डिनेट नहीं है। अब गवर्नर की हम क्या है, क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं एक बार को, कि गवर्नर की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान ने तो 2 क्वालिफिकेशन बताई हैं। एक तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नागरिक होना चाहिए, और दूसरी क्या है, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कम मिनिमम उनकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, ज़्यादा उससे ज़्यादा हो सकती है, मिनिमम 35। लेकिन साथ में 2 कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं। वो प्रावधान नहीं है, लेकिन कन्वेंशन जो कि मतलब पार्टीज फॉलो करती हैं उनको सेलेक्ट करने में, या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो क्या क्या है। एक तो ये ध्यान रखा जाता है, देखिए 2 हैं, मैंने एक ही मेंशन किया है, दूसरा मैं समझा देता हूँ क्योंकि दूसरा हमेशा होता नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। पहला कन्वेंशन तो ये है, ही शुड बी एन आउटसाइडर एंड शुड नॉट बिलोंग टू स्टेट वेयर अपॉइंटेड एज गवर्नर। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जिस स्टेट में गवर्नर उनको अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो उस स्टेट के नहीं निवासी नहीं होने चाहिए, वो उससे आउटसाइडर होने चाहिए, वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि वो लोकल जो वहाँ की पॉलिटिक्स है उससे फ्री रहें। अब अगली चीज़ है कि दूसरा कन्वेंशन जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है वो ये है कि गवर्नर अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर, जो जिस स्टेट के भी गवर्नर को अपॉइंट करना है, उस स्टेट से चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट एक बार करते हैं, जो कि स्मूथ फंक्शन, ताकि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है स्टेट की, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आजकल होता नहीं है, और कई बार पहले भी नहीं होता था।
तो इसलिए फिर मैंने इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इसको समझना है तो याद रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ा समझेंगे कि गवर्नर की जो हैं वो इम्यूनिटीज़ क्या क्या है, इनको क्या क्या वो मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं, मतलब वो है। देखिए पहले तो पर्सनल इम्यूनिटी होती है इनकी। पर्सनल इम्यूनिटी का मतलब अगर फ्रॉम एनी लीगल लाइबिलिटी ऑफ ऑफिशियल, जो भी ऑफिशियल एक्ट होगा, जो भी इनके नाम पे कार्य होगा स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसमें पर्सनल इम्यूनिटी मतलब इनको दोषी नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट्स, है ना। तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी ना, जब तक वो टर्म पे है तब तक स्टार्ट नहीं होगी उनकी, भले ही उनके पर्सनल मतलब ऑफिशियल एक्ट नहीं हो, पर्सनल एक्ट में किया हो। अलग दूसरी बात क्या है, ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजेंट। जब तक वो गवर्नर है तब तक ना उनको अरेस्ट किया जाता है, ना ही उनको जेल में भेजा सकता है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई हुई है। और ये क्या है कि मान लीजिए अगर कोई सिविल केस है, सिविल प्रोसीडिंग्स करनी है, तो वो शुरू हो सकती हैं। देखिए क्रिमिनल नहीं शुरू हो सकती हैं, लेकिन सिविल केस हो सकती हैं, है ना। आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। तो उनको क्या है 2 महीने का नोटिस देके, और उनके जो टर्म ऑफ ऑफिस के वक्त ही जब चल रहा हो तभी सिविल प्रोसीडिंग्स आपकी शुरुआत हो सकती है। इसमें एक और दोस्तों मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ, क्योंकि ये ओथ भी लेते हैं, है ना। और ओथ जो होता है गवर्नर के ऑफिस का, वो चीफ जस्टिस जो भी स्टेट के हाई कोर्ट का होते हैं उनको करते हैं। अगर मान लीजिए स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एब्सेंट हैं, तो उनके एब्सेंस में कोई जो सीनियर मोस्ट जज होंगे जो कोर्ट के जो भी अवेलेबल होंगे वो करेंगे। तो उन्हें ओथ लेना होता है। ओथ भी क्या होता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस के फेथफुली फॉलो करेंगे, वो प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपना लोगों के, स्टेट के लोगों के भलाई के लिए अपने आप को डिवोट करेंगे, इस बात को कहा जाता है। अब जरा हम उनके टर्म ऑफ ऑफिस को समझते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है दोस्तों, कि कब तक वो काम करेंगे, क्या होंगे। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए उनका ऑफिस का टर्म होता है। हिस टर्म इज सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ऐसा है कि 5 साल के लिए, तो पूरा ये नहीं कि 5 साल में वो हट नहीं सकते, जब तक राष्ट्रपति के उसके ऊपर है, प्लेजर के ऊपर। अगर राष्ट्रपति का प्लेजर खत्म हो जाता है तो वो उन्हें हटा सकते हैं बिना किसी पे। और ऐसा है कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म तब भी हो सकता है अगर वो रिजाइन कर दें। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम एड्रेसिंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति को सौंपना होता है। और दूसरी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा था कि जो राष्ट्रपति का प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है वो जस्टिफाइबल नहीं है, उसको आप ले जाके कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई कैसे हटा दिया मुझे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी ऑफ टर्म टेन्योर नहीं है इनका। तो इसका मतलब कोई फिक्स टर्म भी नहीं कि 5 साल ही होगा, अगर एक बार चले गए 1 साल भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है दोस्तों, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कभी भी राष्ट्रपति जब चाहें वो उन्हें रिमूव कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड अपॉन विच गवर्नर में बी रूल्ड। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारा कभी नहीं बताता कि किस किस बुनियाद पे उनको हटाया जाता है। इसका मतलब किस बुनियाद बताने की जरूरत नहीं है, उनको हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति चाहें। अब इसमें क्या है कि उनके टर्म ऑफिस में ही देखें कि प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ। मान लीजिए वो कहीं पे हैं गवर्नर, 2.5 साल हो चुके हैं, तो उनको बाकी के 2.5 साल के लिए कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक गवर्नर हुज टर्म हैज़ एक्सपायर्ड मे बी रीअपॉइंटमेंट, मतलब किसी गवर्नर का अगर टर्म खत्म हो जाता है 5 साल का, तो उसे फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है, ये भी है। अब इसमें ये क्या है कि देखिए इंट्रीगियम हो जाता है। इंट्रीगियम का मतलब होता है कि चीज़ें कुछ नहीं हो पाई, तो जैसे क्या है कि गवर्नर अपने ऑफिस को 5 साल से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकता है जब तक उनका आगे वाला सक्सेसर एज्यूम ना कर ले। इसमें यह है कि कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो कुछ प्रोविजंस बना सकता है। देखिए मान लीजिए कि क्या होता है, गवर्नर क्या है कि अनफिट है, या फिर कोई कंटिजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जिसमें गवर्नर अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या है, या तो प्रेसिडेंट नए गवर्नर को अपॉइंट कर देंगे। अगर नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए कंटिजेंसी में एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें अपॉइंट नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट तब तक क्या है, जब तक नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाता, तो चीफ जस्टिस जो होंगे स्टेट कंसर्न के, उनको टेम्परली डिस्चार्ज करने के लिए, फंक्शन के लिए उनको गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। अब हम समझते हैं इनकी पावर्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं।
तो एग्जीक्यूटिव पावर दोस्तों क्या है कि जितनी भी ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ स्टेट आर फॉर्मली टेकन ऑन हिज, उनके नाम पे ही जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, कार्य होते हैं, वो उनके नाम पे ही किए जाते हैं, उनके सिग्नेचर के द्वारा ही होते हैं। ही अपॉइंट CM एंड अदर मिनिस्टर्स, वो चीफ मिनिस्टर को और अदर जो भी मिनिस्टर्स होंगे उनको वही अपॉइंट करते हैं। और जो CM और मिनिस्टर्स हैं वो उनके दे होल्ड ऑफिस ऑन हिज प्लेजर। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेजर वो है, जब तक वो उनकी मेजोरिटी है CM उसकी, तो वो हटा नहीं सकते। और वो क्या है, एडवोकेट जनरल जो स्टेट होते हैं या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को होते हैं, वो गवर्नर ही आपके अपॉइंट करते हैं। ही अपॉइंट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट दे कैन बी रिमूव ओनली बाय प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये कि चेयरमैन और जो मेंबर होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अपॉइंट तो गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन अगर रिमूव करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। चलिए अब हम आगे कुछ और एग्जीक्यूटिव फंक्शन देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, ही कैन रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट टू द प्रेसिडेंट। मतलब वो क्या है, प्रेसिडेंट को ये कह सकते हैं कि स्टेट में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हालात गड़बड़ हो गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगेगी। स्टेट इमरजेंसी कौन सी दोस्तों, आर्टिकल 356 के हिसाब से लगती है। और ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, गवर्नर इंजॉयज एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स एज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब इस प्रेसिडेंट रूल लग गया तो जितनी एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी वो गवर्नर के अंडर आ जाती है। वो असेंबली की तरह चीज़ों को, जैसे CM होते, PM होते, उस तरह से उन चीज़ों को सब कुछ देखते हैं। साथ में ये दोस्तों जो गवर्नर होंगे स्टेट के, वो जितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी स्टेट की, स्टेट के अंदर, वो उसके चांसलर भी होते हैं, चांसलर की तरह एक्ट करते हैं। अब ये तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थी, हम जरा लेजिस्लेटिव फंक्शंस देख लेते हैं। वो जो लेजिस्लेचर में होकर जो काम कर फंक्शंस हैं उनको देखते हैं। पहली बात क्या है, ही कैन समन और प्रोरोग्यू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वो उनको मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को जब बैठक होगी उसके बुला सकते हैं, और प्रोरोग्यू मतलब ख़त्म भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं। एक सेशन को प्रोरोग्यू होगा, और अगर स्टेट असेंबली को ही डिसॉल्व करनी हो नए इलेक्शन के लिए तो डिसॉल्व वही करते हैं। अगली बात यह है, ही एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। देखिए दोस्तों, जैसे कि पहला जो सेशन होने वाला है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो विधानसभा का जो पहला सेशन होगा तो उससे पहले वो एड्रेस करते हैं, साल का हो या फिर वो पहला सेशन हो 5 सालों में जो होने वाला है वो पहला सेशन, तो उसका, तो दोनों को वो करते हैं। तीसरी बात क्या है, ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल्स वैकेंट। मान लीजिए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के जो ऑफिसेज हैं वो खाली हैं, मतलब अभी भरे नहीं गए हैं, तो वो किसी भी मेंबर को जो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो उनको ये पावर अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो प्रोसीडिंग्स को चला सकें। आगे समझते हैं दोस्तों, इसमें ही नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए दोस्तों, स्टेट में क्या होता है, हमारे देश में 6 राज्यों में ऐसा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में, तो उसके जो 1/6 मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट गवर्नर करते हैं। 1/6 मेंबर कौन से दोस्तों, जैसे मान लीजिए कहीं पे 240 MLCs को अपॉइंट करना है, नॉमिनेट करना है, तो 1/6 क्या हो जाएगा दोस्तों 240 का 1/6 आप निकालेंगे तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 40। इस तरह से चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या है, ही नॉमिनेट्स 1 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखिए दोस्तों, ये पहले नॉमिनेट हुआ करता था, लेकिन अब जो नया प्रावधान बना है उसके हिसाब से अब ये प्रोविज़न खत्म हो चुका है, तो पार्लियामेंट में भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। ये पहले की बात थी कि पहले एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को जब उन्हें लगता है कि वो ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं है असेंबली में तो अपॉइंट कर सकते थे। अगली बात ये थी कि ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन। अगर कोई मेंबर है लेजिस्लेचर का चाहे काउंसिल का, जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा
ये देखिए 10 शेड्यूल है तब तो उसका स्पीकर करेंगे, लेकिन 10 शेड्यूल के बाद कोई और होगा तो जो भी क्वेश्चन होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा वो गवर्नर डिसाइड करते हैं, किससे? इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करने के बाद। ये थी लेजिस्लेटिव पावर्स उनकी। अब साथ में हम लेजिस्लेटिव पावर्स और समझते हैं, किससे रिलेटेड? बिल से रिलेटेड। मान लीजिए कोई बिल आता है गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास वो आता है तो गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, या तो वो अपनी असेंट दे सकते हैं, जैसे ही बिल को असेंट देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा, या फिर वो मना कर सकते हैं बिल को असेंट देने से, मतलब वो हामी नहीं भरेंगे, साइन नहीं करेंगे तो वो एक्ट नहीं बन पाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। या फिर वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं। अगर मनी बिल नहीं है तो मनी बिल है तो उन्हें पास ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं के रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस हुआ होता है। कोई बिल है उसको रिटर्न कर सकते हैं वापस दोबारा असेंबली को, या फिर वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, या राष्ट्रपति को भेजने के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं, खुद फैसला नहीं लेंगे। तो इसमें क्या है कि देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाए, तो जो चौथा वाला रिजर्व करना है, अगर ये ऑब्लिगेटरी होता है, ऑब्लिगेशन होता है, अगर कोई बिल जो है स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को इंडेंजर कर रहा है तो उस केस में आपको करना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ बोल रहे हो, या नेशनल इंपॉर्टेंस के वो हो, तो उस केसेस में इसको रिजर्व कर दिया जाता है। चलिए लेजिस्लेटिव पावर्स और देखते हैं। ही कैन प्रोमulgate ordinances when the state legislature is not in the session. These ordinances must be approved by the state legislature within 6 weeks of from its reassembly. इसका मतलब ये दोस्तों कि देखिए, मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर अभी सेशन में नहीं है और कोई कानून की जरूरत पड़ गई, तो ऑर्डिनेंसेस वो ला सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस बिल्कुल कानून की तरह वो काम करेंगे, लॉ की तरह। और वो ऑर्डिनेंसेस क्या है कि जब भी स्टेट असेंबली सेशन में आती है तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसको ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर देना चाहिए। अगर नहीं हो पाता तो वो लैप्स हो जाता है। ही कैन विड्रॉ ऑल्सो विड्रॉ ऑर्डिनेंस एनी टाइम। ऐसा है कि वो किसी भी ऑर्डिनेंस को कभी भी किसी से वो विड्रॉ कर सकते हैं। और साथ में क्या है दोस्तों, ही लेज द रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, CAG रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ स्टेट बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई CAG की ऑडिट की रिपोर्ट है, और बाकी जो रिपोर्ट है फाइनेंस कमीशन की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो असेंबली के सामने यही रखते हैं। ले अब फाइनेंस से रिलेटेड कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, है ना। ही सीज दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो स्टेट बजट होता है दोस्तों, हम बजट भी कहते हैं, स्टेट का बजट, वो स्टेट लेजिस्लेचर के उसमें ले हो जाए, ये इसका ध्यान रखा जाता है। दूसरा क्या है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन। उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही मनी बिल का इंट्रोडक्शन होगा। और नो डिमांड कैन ऑफ फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट फॉर हिज रिकमेंडेशन। जब तक वो रिकमेंड ना करे तो किसी भी ग्रांट की डिमांड नहीं की जा सकती, मतलब एक्सेप्ट नहीं होगी। मतलब किसी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होगा उसमें से पैसे नहीं निकाले जा सकते। मनी बिल भी दोस्तों वही होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से अगर पैसे निकालने हो तो उसको मनी बिल कहते हैं। हालांकि स्पीकर के पास पावर होती है कि किसी कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं, वो उस पर लिख देता है, वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। अब अगला फाइनेंस की पावर्स देखते हैं। ही कैन मेक एडवांसेस ऑफ कंटीजेंसी। कंटीजेंसी फंड क्या होता है दोस्तों? कंटीजेंसी फंड वो फंड होता है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ गया, तो उसके अंदर क्या है, स्टेट के कंटीजेंसी फंड होता है, तो उसमें से अगर पैसे निकालने हों, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर मतलब जिसका अभी फ्यूचर मतलब पता नहीं हो कि हो सकता था खर्चा, तो उसमें से अगर एडवांस पैसे निकालने हो तो ये उसमें से खर्चे कर सकते हैं। ही कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज। इसका मतलब कि हर 5 साल पे वो क्या है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, ताकि वो ये देखने के लिए जो पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ की है उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस तरह से है, उनको कितना और चाहिए पैसे की नहीं चाहिए, या डिवोल्यूशन कितना होना चाहिए टैक्सेस का, इन सब चीज़ों को लेके। चलिए अब आगे हम थोड़ा चल के जुडिशियल फंक्शन समझते हैं, मतलब जुडिशियल से रिलेटेड भी इनके फंक्शंस होते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि कोई सज़ा जो होती है स्टेट की, तो ही कैन ग्रांट पार्डन, मतलब पूरी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। रिप्राइव रिस्पाइटिव रिमिशन मतलब सज़ा का फॉर्म बदल सकते हैं। जैसे किसी का क्या है कि 6 साल का सज़ा है तो उसे 3 साल कर सकते हैं। पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट, है ना, ऑफ सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी होगा दोस्तों, ये नहीं लिख दिया मैंने, एनी लॉ रिलेटिंग टू
मैटर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड, मतलब ये कि जहाँ जिस जिस पावर में स्टेट की पावर है, मतलब वो स्टेट का लॉ होना चाहिए वहाँ पे वैलिड, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है तो जहाँ जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, उसमें अगर किसी को सजा हो इन सब चीज़ों को तो वो उनको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, डेथ सेंटेंस को ये पार्डन नहीं कर सकते, डेथ सेंटेंस को पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ही इज कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। जब आपके क्या है कि स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होता है तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनसे गवर्नर से एक बार कंसल्टेशन करके। ओके, अब हम समझते हैं अगली चीज़ें। ही मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन टू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। वो जो अपॉइंटमेंट करनी होती है, पोस्टिंग करनी होती है, प्रमोशन करना होता है डिस्ट्रिक्ट जजेस का, स्टेट हाई कोर्ट से वो कंसल्ट करके ये सारे अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन यही करते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज से अलग जजेस हों जो कि जुडिशियल सर्विस से सिलेक्ट हुए हों, तो ही अपॉइंट द पर्सन टू द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट। स्टेट की जो जुडिशियल सर्विसेज होती हैं उसके जो पर्सनस होते हैं उनको अपॉइंट यही करते हैं। लेकिन वो कंसल्टेशन करने के बाद, कंसल्टेशन किससे, स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करते हैं, और साथ में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एग्ज़ाम लेती है स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज के लिए, तो उनसे कंसल्ट करने के बाद। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक गवर्नर से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।